हमने अपने पिछले वीडियो में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ा और इस बात को भी पढ़ा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात करना जान गए हैं तो अब हमें एक नया लेक्चर पढ़ना होगा। एक नए आर्टिकल की ओर हम चलते हैं जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से नए नए प्रकार के अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोडों के लिए विभव निकालने स्टार्ट कर दिए तो वैज्ञानिकों को हर एक मेटल का अलग इलेक्ट्रोड विभव मिलने लगा। क्योंकि हर एक धातु के लिए अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव निकलने लगा। किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा रहा तो किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम रहा। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखना स्टार्ट किया। और जब मानक इलेक्ट्रोड विभव को धातुओं के हिसाब से बढ़ते क्रम में रखना स्टार्ट किया, धातुओं में से जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा गया और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक था उसको सबसे लास्ट में रखा गया। अगर हम इस क्रम में धातुओं को रखते हैं तो मुझे एक श्रेणी मिल जाती है, एक पूरी सीरीज मिल जाती है हमें। हम इस श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की खासियत क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे तैयार होती है। फिर आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का क्या क्रम है और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या है। तो आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी के ही आसपास रहेगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को किस आधार पर बनाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस बात को चेक करते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसे किस आधार पर तैयार किया गया है। रासायनिक श्रेणी जो है ये किस आधार पर बनाई गई है। तो बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैंने बताया जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम था उसको पहले रखा गया और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा था उसको बाद में रखा गया। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी चाहिए तो हम धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड निकालेंगे और धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो मैं वही चीज लिखता हूं कि यदि धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम ई नॉट से भी लिखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में। और एक चीज सोचने वाली बात है कि जैसे ही मैंने धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा, मैंने इस बात को भी चेक किया कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा है उस धातु की क्रियाशीलता उतनी ही कम आती है और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम आता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक आती है। अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने पर क्रियाशीलता घटती है और क्रियाशीलता के बढ़ने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम या धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। क्योंकि एक बार अगर किसी धातु के या धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान बढ़ते चले जाते हैं, उन धातुओं की क्रियाशीलता लगातार कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। तो मैंने लिखा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में या उनकी क्रियाशीलता के
घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। हां, एक चीज और है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को एक और नाम से जानते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो मैं यहां लिखे देता हूं कि उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ा। विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाने के लिए हमारे पास दो माध्यम है, एक तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव का और दूसरा क्रियाशीलता का। मानक इलेक्ट्रॉन विभव का कैसा मेथड है कि अगर आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव से विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार करनी है तो आप धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखिए, और यदि क्रियाशीलता से आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार करनी है तो धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखिए। अब मैं इस क्रम से इस बात को जान जाता हूं कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी, और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता कम रहेगी। अब हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस बात को चेक कर लिया जाए कि वैज्ञानिकों ने जिन धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाले और उनसे विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार की, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। हालांकि विद्युत रासायनिक श्रेणी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए भी बनाए गए हैं, लेकिन हम अपने यहां केवल धात्विक एलिमेंट्स के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो मैं चेक करता हूं कि धात्विक एलिमेंट के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, और उसको हम यहां लिखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहला एलिमेंट अगर देखा जाए लिथियम, दूसरा एलिमेंट अगर मैं चेक करता हूं पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीज, जिंक। हालांकि विद्युत रासायनिक श्रेणी इसके भी नीचे है, लेकिन अब मेरे पास यहां नीचे जगह नहीं बचती, इसलिए मैं उसको बगल में लिख लेता हूं। क्रोमियम, Fe लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, एसएन, इसको टिन या स्टेनम के नाम से भी जानते हैं। आगे आता है लेड, जिसको हम पीबी सिंबल से लिखते हैं। हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Pt, Au। तो ये मेरे लिए हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें से मैंने ज्यादातर यूज में लगभग जितनी भी धातुएं या जितनी भी धातुओं से लगभग क्वेश्चन आते हैं अपने यहां, मैंने लगभग सभी धातुओं को यहां लिख रखा है। अब मैं चेक करता हूं कि इनके नाम क्या क्या है, तो हम लगभग सभी लोग जानते हैं। पहली धातु है लिथियम। मैं दूसरी धातु की बात करता हूं तो इसे कहते हैं पोटेशियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम,
स्ट्रोंशियम। इसके बाद आता है कैल्शियम, इसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक। जिंक को जस्ते के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है क्रोमियम, आयरन, आयरन को लोहे के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कैडमियम, कैडमियम। इसके बाद आता है कोबाल्ट, निकिल, टिन, टिन के बाद लेड, जिसे शीशे के नाम से भी जानते हैं, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और सबसे लास्ट में आता है गोल्ड। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का क्रम कुछ इस प्रकार से है। आप इन धातुओं को याद रखेंगे और ये इस बात को भी तैयार रखेंगे कि कौन सी धातु किस धातु के नीचे रखी है या ऊपर रखी है। मैंने सबसे पहले धातुओं को यहां लिखा, जब मेरे पास जगह नहीं बची तो मैंने धातुओं को फिर से लिखना स्टार्ट किया। लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे, जो क्रोमियम नाम का मेटल है वो किसके नीचे लिखा हुआ है, जिंक। अब मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। बाकी हमारा क्रम यहां ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे और जिंक के बाद फिर आएगा क्रोमियम, उसके नीचे ये सारे एलिमेंट आते चले जाएंगे। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि 20 से 25 मेटल दिए गए हैं, याद करना कठिन है और इस बात को भी पहचानना काफी कठिन रहता है कि कौन सा मेटल किसके ऊपर है या कौन सा मेटल कहां पर अवेलेबल है। तो उसके लिए आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, हालांकि कोई ये नियम नहीं है, लेकिन आप इसको जुगाड़ बना सकते हैं अपना। कैसे? आप चेक कर सकते हो कि हम अगर इस सीरीज को पूरा याद करना चाहें तो हम लिथियम के लिए ले इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम के है के इस्तेमाल कर सकते हैं, Ba को लिख सकते हैं बा, Sr को लिख सकते हैं सुरी। तो इतना क्या बनता है, लेके बांसुरी। लिथियम के, पोटेशियम, बा, बेरियम, सुरी, स्ट्रोंशियम। Ca को ना, सोडियम है Na से लिखते हैं ना, Mg को मुझे, एल्यूमिनियम को आप लिख सकते हो अल, Mn को लिख सकते हो मियां, जी, जिंक को जी। तो अगर मैं इसको नंबर को, अगर ये लिखे हुए एलिमेंट्स को मैच कराऊं तो मेरे लिए एक लाइन के लिए तो आसानी से बन सकता है फॉर्मूला क्या, लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी, जिसमें से ले का मतलब लिथियम, के पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते हो इसको, कौन किसको, जी रिप्रेजेंट करता है जिंक को। अभी आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा रखना है, क्रोमियम और Fe में थोड़ा सा अपोजिट रख लेना है। कैसा रख लेना है, इसको ऐसे रखना है, Fe फे, क्रोमियम को, तो इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ना इस जगह पे, फेको, फेको। ये क्या लिखा है, Cd, CO को, Ni को नहीं, Ni नहीं, Sn
सुना, पीबी पर, एच हम, और इसके बाद अपने आप एक नया शब्द गाए। आपने एक गाना सुना होगा, चप्पा चप्पा। अगर मैं उस गाने को लिखता हूं CHAPA, अगर मैं उस गाने को लिख देता हूं तो बड़ा आसान सा है। हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता था, C कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा, H मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा Hg से, A सिल्वर को रिप्रेजेंट करेगा Ag को, P प्लेटिनम को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट वाला जो A होगा वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको और अच्छे ढंग से लिखे देता हूं, क्या, CHAPA। तो अगर मैं इस चीज को चेक करता हूं दोबारा से कि C किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉपर को, H किसको रिप्रेजेंट करेगा, मरकरी को, A किसको रिप्रेजेंट करेगा, Ag सिल्वर को, P रिप्रेजेंट करेगा प्लेटिनम को, PT से लिखते हैं, और लास्ट वाला जो A होगा वो रिप्रेजेंट करेगा गोल्ड को, स्वर्ण धातु को। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बना लूं इसका, एक जिसको कहते हैं जुगाड़ बना ले इसको, तो हम इन 25 से 20 जो मेटल लिखी गई हैं इनके क्रम को आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी का फायदा तभी है जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के क्रम को तैयार कर पाते हैं। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के क्रम को तैयार नहीं कर पाते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को तैयार करने का कोई फायदा नहीं है। विद्युत रासायनिक श्रेणी तभी कार्य करती है जब धातुएं तैयार हो, और सबसे बड़ी चीज कि उनका निश्चित क्रम तैयार हो। अब मैं अगर बात करता हूं तो मैं इनमें से आप इसको तैयार कर सकते हैं आसानी से। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैं एक चीज जरूर बताऊंगा। आप एक जगह पर धातु देख रहे हैं हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन किस धातु का विभव है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है? तो आपने पढ़ा था एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता था? 0। अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन का मतलब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को कितना माना था? 0। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को 0 माना गया, तो हमने बाकी इलेक्ट्रोडों के विभव को ना जानने से पहले हमने हाइड्रोजन के केवल विभव को क्यों जाना? बेटा इसलिए भी जाना क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता था। ध्यान रखने वाली बात है, आपने यहां पर लिख रखा था धातुओं को मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है अब जब हम इस श्रेणी में नीचे की ओर जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा? बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? 0 से बढ़ेगा। 0 से बढ़ने का मतलब है नीचे रखी धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव हमेशा पॉजिटिव आते हैं, धनात्मक आते हैं। अब बात आती है सर जी इससे ऊपर 0 से जो ऊपर ये मेटल लिखे हाइड्रोजन के ऊपर इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव, तो उस क्रम में अगर देखा जाए तो 0 जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है इन सभी धातुओं से 0 मान कैसा है? बड़ा। क्यों? धातुओं को मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया, तो हाइड्रोजन से जो नीचे धातुएं हैं उनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से अधिक, और हाइड्रोजन से जो ऊपर धातुएं हैं उन सभी का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से कम। आप सभी जानते हो अगर किसी धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से कम है अर्थात उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक है, उनका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव रहा है वो ऋणात्मक रहा है। तो विशेष चीज को ध्यान रखना है कि जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक आता है, और जितनी भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं या हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जब भी निकाला जाता है ऋणात्मक आता है। अब मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ रखा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ने के बाद इस क्रम को पूरी तरह से तैयार करने लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के विशेषताएं क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं, आखिर विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या क्या खासियत है। और उस खासियत को बताने से पहले मैं इस पूरे जुगाड़ को एक बार दोबारा से पढ़े देता हूं। कैसे पढ़ना है इसको? लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी, ये फर्स्ट हाफ हो गया। लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी। अब यहां थोड़ा सा उल्टा रखना है। क्या पढ़ना है? फेको,
फेंको सीडी को नहीं सुना पर हम गाए, फेंको सीडी को नहीं सुना पर हम गाए। और लास्ट में ये वो लाइन जिसको चप्पा चप्पा कहते थे, सी का मतलब सीयू, एच का मतलब एचजी, ए का मतलब एजी, पी का मतलब पीटी, ए का मतलब है एयू। तो इस प्रकार से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखी तमाम मेटल्स को और उसके क्रम को आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आएगा कि अब हम इस बात को पढ़ें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करें तो क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, तो हम इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं को 1 नंबर और 2 नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं कि विशेषताएं क्या रहने वाली है। मैं एक एक करके एक एक विशेषता बताता हूं। सबसे पहली विशेषता और दूसरी विशेषता अगर मैं देखूं तो मुझे विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाने के क्रम से ही पता है। क्या विशेषता है? धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के कैसे क्रम में रखा गया? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है जैसे ही मैं ऊपर से नीचे की ओर आऊंगा धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव लगातार क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। तो मेरे लिए पहली खासियत है, यह पहली विशेषता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को, विद्युत रासायनिक श्रेणी को इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, विद्युत को इलेक्ट्रो, रासायनिक को केमिकल, सीरीज को एस, श्रेणी को सीरीज। अगर मैं देखूं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को ईसीएस भी कहते हैं। तो अब अगर मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बार बार लिखूंगा तो एक बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी ना लिख के मैं केवल ईसीएस लिख दिया करूंगा, जिसका अर्थ होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट नंबर की ईसीएस में? ईसीएस का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव लगातार क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः बढ़ते हैं, विभव क्रमशः बढ़ते हैं। यह पहली खासियत हो गई। अब मैं सेकंड नंबर पे चलता हूं। मैं ये तो जान गया कि उस परिभाषा के आधार पर भी, अरेंजमेंट के बेसिस पर भी, कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव बढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं लिथियम धातु के लिए मुझसे पूछता है, मैं जानता हूं कि ऊपर से नीचे आने पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव बढ़ता है, इसलिए सबसे कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव लिथियम का रहेगा और सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका रहेगा? गोल्ड का रहेगा। यदि गोल्ड धातु की प्लेट को या स्वर्ण धातु की प्लेट को किसी स्वर्ण के सॉल्यूशन में डुबाया जाए या स्वर्ण के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन विभव प्रोड्यूस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, हर एक मेटल से ज्यादा होगा। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम लिथियम के लिए और सबसे अधिक किसके लिए? गोल्ड के लिए। अभी मैं नेक्स्ट नंबर पे चलता हूं, मैं इसी से ले लेता हूं। दूसरा नंबर भी उसी में लिखा था कि क्रियाशीलता का कैसा क्रम था? घटता क्रम था। अर्थात मैं जब भी ऊपर से नीचे आता हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, मुझे धातुओं की क्रियाशीलता लगातार घटती हुई नजर आती है। तो मैं सेकंड नंबर लिखता हूं। क्या लिखेंगे? ईसीएस में। ईसीएस का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं
की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। अब ऊपर से नीचे आने पर अगर धातुओं की क्रियाशीलता लगातार घटती है तो अगर मुझसे पूछता है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, मैं इस चीज को चेक करता हूं। ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, इसका मतलब ऊपर वाली धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक है और जो नीचे वाली धातु है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूं तो क्रियाशीलता के बेसिस पर इस रासायनिक श्रेणी में, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है लिथियम। लिथियम से अधिक क्रियाशील धातु कोई नहीं है। हालांकि क्रियाशील धातुओं को अगर मैं देखता हूं, पोटेशियम भी अत्यंत क्रियाशील धातु है, बेरियम भी है, स्ट्रोंसियम भी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्रियाशील धातु हैं। लेकिन अगर मैं क्रियाशील धातु में सबसे ज्यादा की बात कर लेता हूं तो वो है लिथियम, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर रखी गई है। वायु के कांटेक्ट में आते ही ये रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जबकि मैं गोल्ड की धातु की बात करता हूं, इसकी रिएक्टिविटी अर्थात अभिक्रिया करने की क्षमता या क्रियाशीलता सबसे कम होती है। अच्छा, धातुओं की क्रियाशीलता गोल्ड की सबसे कम होती है, इसका एक एग्जांपल ऐसे भी पहचाना जा सकता है कि आपके यहां सोने और चांदी से बने उपकरण, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोना, चांदी, प्लेटिनम नीचे आता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होगी इनकी। सोने से, चांदी से और प्लेटिनम से बने जो आभूषण होते हैं ये बहुत वर्षों तक चलते हैं, 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 साल। आप देखते हैं कि 500 साल पुराना सोना जो है वो खुदाई पर निकला, लेकिन उस सोने पर कोई खास परिवर्तन नहीं आया, वो अभी भी अच्छा है। क्यों परिवर्तन नहीं आया है? कोई भी मेटल कब परिवर्तित होता है? जब वो अभिक्रिया करता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी तो कहती है कि गोल्ड की, प्लेटिनम की और सिल्वर की क्रियाशीलता सबसे कम है। अगर उनकी क्रियाशीलता सबसे कम है तो ये जल्दी से कभी अभिक्रियाएं नहीं करती, और जब कोई कंपाउंड या कोई मेटल अभिक्रिया नहीं करता वो खराब नहीं हो सकता। कोई भी पदार्थ तभी खराब हो सकता है जब वो अभिक्रिया करता है। जब तक पदार्थ अभिक्रिया नहीं करता पदार्थ कभी खराब हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो है ये बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहता है कि लिथियम को सुरक्षित रख के देखो, पोटेशियम को सुरक्षित रख ले, सोडियम को सुरक्षित रख ले, तो इन धातुओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, या इन धातुओं को सुरक्षित रखना काफी कठिन है, क्योंकि ये धातुओं की क्रियाशीलता कैसी होती है? अधिक। ये वायु के संपर्क में आकर ही अभिक्रिया कर लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर वाला मेटल, सबसे कम क्रियाशील नीचे वाला मेटल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरा नंबर क्या है। अभी मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट नंबर पर, तीसरा नंबर। विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ईसीएस में मैं फिर से वही लाइन लिखूंगा, ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं, तो आप इस बात को समझिए मुझे क्या लिखना है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं के अपचायक गुण, धातुओं के अपचायक गुण या धातुओं का अपचायक गुण, अपचायक गुण घटता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा अपचायक है, प्रबल अपचायक है, और कौन सा मेटल दुर्बल अपचायक है। अपने यहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपसे प्रबल अपचायक और दुर्बल अपचायक को पूछता है। देखिए ध्यान दीजिए इस बात को। कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अपचायक गुण घटता है। ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण घटने का मतलब है जो नीचे मेटल होगा वो सबसे दुर्बल अपचायक होगा। अपचायक गुण घटने का अर्थ यही तो होता है कि जब नीचे आएंगे तो अपचायक गुण कम हो जाएगा। अपचायक गुण कम होगा इसका मतलब नीचे वाला मेटल दुर्बल अपचायक है, और जबकि ऊपर रखा मेटल प्रबल अपचायक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, अपचायक, अप का मतलब ऊपर, चायक, अपचायक वाला मेटल सबसे कहां होगा? ऊपर। अगर मुझे दो मेटल कंपेयर करने के लिए दे देता है, मुझे क्या देता है? कहता है सोडियम और जिंक, इन दो मेटल में से सोडियम ऊपर है, जिंक नीचे है,
कौन प्रबल अपचायक है? ऊपर वाला सोडियम प्रबल अपचायक है और जिंक इसकी अपेक्षा दुर्बल अपचायक है। तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर रखा मेटल होता है प्रबल अपचायक होता है और उससे नीचे वाला मेटल जो होता है दुर्बल अपचायक रहता है। अगर जब मैं बात अपचायक की कर रहा हूं तो जरूरी है इसी समय बात कर ली जाए आक्सी कारक की, क्योंकि आक्सी कारक जो गुण है वो अपचायक का जस्ट विपरीत है, उल्टा है। तो मुझे जो आक्सी कारक के लिए नंबर लिखना होगा वो अपचायक के नंबर का विपरीत ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा मुझे 4th नंबर पर कि ईसीएस में आप इसको कंप्लीट कर लोगे, ऊपर से नीचे की ओर आने पर आक्सी कारक गुण बढ़ता है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, देखिए आपकी कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ईसीएस में अपचायक गुण घटता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, मैंने बताया अपचायक का जस्ट विपरीत गुण होता है आक्सी कारक। अगर किसी भी धातु का अपचायक गुण घटता है इसका मतलब उसका आक्सी कारक गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इस सीरीज में अपचायक गुण ऊपर से नीचे की ओर आने पर अपचायक गुण घट रहा है तो पक्का है कि उस सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आक्सी कारक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अब मैं इनमें से सबसे पहले अगर बात करूं कि प्रबल अपचायक क्या है, तो अपचायक में तो मैं ऊपर वाले को मानता हूं और नीचे वाले को दुर्बल अपचायक मानता हूं, लेकिन अगर आक्सी कारक की बात आ जाएगी तो अब ये दुर्बल आक्सी कारक है। आक्सी कारक का जस्ट अपोजिट रूल है, ऊपर वाला मेटल दुर्बल आक्सी कारक और नीचे वाला मेटल प्रबल आक्सी कारक। तो इन दोनों मेटल्स में अगर मैं चेक करता हूं लिथियम और गोल्ड में, प्रबल आक्सी कारक गोल्ड है और लिथियम दुर्बल आक्सी कारक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सा मेटल का गुण किस प्रकार का है। अपचायक गुण अगर आप तैयार कर लेते हो, आक्सी कारक गुण उसका अपोजिट रहता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो प्रबल अपचायक है वो दुर्बल आक्सी कारक का कार्य करता है और जो दुर्बल अपचायक है वो प्रबल आक्सी कारक होता है। अपचायक और आक्सी कारक के जो दोनों गुण हैं ये एक दूसरे से जस्ट विपरीत होते हैं। अब मैं ऊपर वाली लाइनों को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे और भी ऐसे नंबर हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लिखने हैं। मुझे अब लिखना है अगला नंबर 5 नंबर। मैं यहां लिखे देता हूं 5वां नंबर। क्या लिखते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्ल या जल से अभिक्रिया कर सकती हैं। क्या लिखा है कि जो भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्ल या जल से अभिक्रिया कर सकती हैं। हां, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी धातुएं अम्ल या जल से आसानी से अभिक्रियाएं नहीं करती। उसके लिए हमें क्या करना होता है? अम्ल या जल को गर्म करना होता है। लेकिन अगर मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं को चेक करता हूं, ये अम्ल या जल से जल्दी से या शीघ्रता से अभिक्रियाएं नहीं करते। इनको अभिक्रियाएं कराने के लिए, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं को अम्ल या जल से अभिक्रिया कराने के लिए हमें काफी ज्यादा समय देना होता है या यह अभिक्रिया काफी मंद होती है, धीमी गति से होती है। तो मुझे एक ये नंबर भी याद रखना है। हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है, अम्ल या जल से आसानी से अभिक्रिया कर सकता है। हाइड्रोजन से नीचे मेटल है, अम्ल या जल की अभिक्रिया को करा पाना थोड़ा सा कठिन है उस पर। एक नंबर पर और मैं चलता हूं, 6 नंबर है इसका। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या इंपॉर्टेंट है? ईसीएस में ऊपर रखी धातु अपने से नीचे रखी धातु को अपने से
नीचे रखी धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर सकती है। प्रतिस्थापित कर सकती है। इस नंबर को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं एक बार दोबारा से इसको पढ़ देता हूं। कहता है कि ईसीएस में अर्थात विद्युत रसायन श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से हटा सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, नीचे वाली धातु अपने से ऊपर वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से नहीं हटा सकती। इस चीज को चेक भी करते हैं, देखो कैसे। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन मिलती है, क्या रिएक्शन मिलती है? Zn प्लस CuSO4। हालांकि रिएक्शंस बहुत सारी हैं, ये जनरल रिएक्शन है, ज्यादातर बच्चों को पता होती है। अब मैं क्या चेक करता हूं कि ये तो धातु हो गई, क्या ये धातु है? नहीं, ये धातु का साल्ट सॉल्यूशन है, धातु का लवण का जलीय विलयन है। तो मैं इसको बोलूंगा साल्ट सॉल्यूशन है। अब चेक करते हैं कि धातु का स्थान ऊपर है या धातु के लवण का स्थान ऊपर है। तो मुझे दो चीजों को चेक करना होगा, जिंक और कॉपर का स्थान। अब मैं जिंक को देखता हूं, जिंक यहां है, मैं कॉपर को चेक करता हूं, कॉपर यहां है। जिंक के बाद ये मेटल रखा है, उसके नीचे ये मेटल रखे, इस हिसाब से तो जिंक ऊपर हुआ और कॉपर कहां हुआ? नीचे। क्योंकि जिंक ऊपर है, ये कॉपर को उसके स्थान से हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? कॉपर को उसके स्थान से हटाया और खुद जिंक बैठ गया, तो जिंक ने क्या बना लिया? ZnSO4। जिस कॉपर को हटाया था वो कॉपर अलग रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे ये पूछ ले क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है, देखो कैसे। अगर कॉपर लिखा है और मैं उसकी अभिक्रिया ZnSO4 से कराता हूं, तो अब ये मेटल है, ये मेरे लिए धातु है और ये मेरे लिए है साल्ट सॉल्यूशन। अभी आप चेक करते हो क्या कॉपर मेटल है? मेटल, कॉपर और जिंक को हमें चेक करना है। अब उस हिसाब में तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। अगर कॉपर नीचे है तो क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है? तो इसका आंसर है कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है। फिर से ध्यान रखिएगा, जो अकेला है वो मेटल है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है वो साल्ट सॉल्यूशन है। हमेशा मेटल का स्थान कहां होना चाहिए? ऊपर। अगर मेटल का स्थान ऊपर है तो वो दूसरी मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से हटाएगा। अगर मेटल का स्थान नीचे है तो वो दूसरी मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा नहीं पाएगा। ऊपर रखी धातु अपने से नीचे वाली धातु को हटा सकती है, लेकिन नीचे उपस्थित धातु अपने से ऊपर वाली धातु को हटा नहीं सकती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन पे डाल देने पर भी कॉपर जिंक को उसके स्थान से नहीं हटा सकता है। तो ये मेरे लिए नेक्स्ट नंबर हो गया। अभी मुझे और भी नंबर लिखने हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मिटाता हूं। ये नंबर है 7वां। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो बात रहती है कि अगर मुझे कोई सेल का निर्माण करना है। देखिए सेल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। किन्हीं भी दो धात्विक इलेक्ट्रोडों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेल। अर्थात एक सेल को बनाने के लिए दो धात्विक इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं और उन धात्विक इलेक्ट्रोडों में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है। मैं गैल्वेनिक सेलों की बात करूं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड। अगर गैल्वेनिक सेल की बात की जाए तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं दो इलेक्ट्रोडों को या दो धातुओं को उनके साल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हुए एक सेल का निर्माण करूं तो कौन सी इलेक्ट्रोड या कौन सी धातु वाला इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का कार्य करेगा और कौन सी धातु का इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का कार्य करेगा।
क्योंकि एक सेल को बनाने के लिए मुझे दो धातुओं को साल्ट सॉल्यूशन में डुबाना होगा, और जब दो धातुओं को साल्ट सॉल्यूशन में डुबाना होगा, पक्का है एक धातु का आएगा काम करेगी एनोड का, और दूसरी धातु का आएगा कार्य करेगी कैथोड का। तो मुझे इस बात को चेक कर लेना है कि कौन सी धातु कैथोड रहेगी, कौन सी धातु एनोड रहेगी। तो मैं इस बात को बताता हूं, अगले नंबर पर इस चीज के लिए लिखता हूं कि यदि ईसीएस अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी से दो धातुओं को लेकर सेल को निर्मित किया जाए, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन से सेल को निर्मित किया जाए, गैल्वेनिक सेल को निर्मित किया जाए। गैल्वेनिक सेल को निर्मित किया जाए। अगर आप ईसीएस से या विद्युत रासायनिक श्रेणी से किन्हीं दो धातुओं को लेकर एक सेल बनाते हो तो ऊपर रखी धातु एनोड अर्थात निगेटिव इलेक्ट्रोड तथा नीचे रखी धातु कैथोड अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। तो ये किसी एक सेल के लिए इंफॉर्मेशन हो गई। अगर कोई आप एक सेल बनाते हो तो जो धातु ऊपर है वो एनोड का वर्क करेगी, निगेटिव टर्मिनल, और जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है वो कैथोड का वर्क करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल। अर्थात अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मैंने गोल्ड और क्रोमियम को लेकर एक सेल बनाया है, तो जो गोल्ड होगा वो कैथोड का कार्य करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो क्रोमियम होगा वो एनोड का कार्य करेगा, निगेटिव टर्मिनल। लास्ट चीज में अगर इस बात को लिखूं, आखिरी चीज मेरे पास मिलती है कि जो ये सेल निर्मित होकर तैयार होगा इसका विभव कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कैसे, सॉरी सेल विभव कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो सेल निकल आया, कुछ इलेक्ट्रोड, कुछ कैथोड का विभव होगा, कुछ एनोड का विभव होगा, लेकिन उन दोनों से बने सेल का विभव कैसे निकाला जाए। तो बड़ा आसान सा है, आप किसी भी सेल के विभव को या मानक सेल विभव को निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोड विभव को पता है। किसका इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आप किसी सेल के लिए सेल विभव का मान या मानक सेल विभव का मान निकालना चाहते हैं तो आप कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटा दोगे। आसानी से आप सेल के विभव को ज्ञात कर सकते हैं। हां, सेल के विभव को ज्ञात करने में एक इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा। अगर इस प्रोसेस में आपने कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटाया है और आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आंसर पॉजिटिव आया है इसका मतलब मैंने कैथोड सही मेटल को माना है, मैंने एनोड भी सही मेटल को माना है, और सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य जो भी विक्रियाएं हो रही हैं वो संभव है। लेकिन अगर कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा देने पर माइनस निगेटिव आंसर आता है, इसका मतलब है जिसको मैंने कैथोड मान रखा है दरअसल वो कैथोड नहीं बल्कि क्या है, एनोड है, और जिसको मैंने एनोड मान रखा है और वो कैथोड है। मतलब मैंने उल्टा मान रखा है। या तो ये होगा और या तो जो हमने रिएक्शन लिखी है ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी हैं, गलत हैं। अर्थात ई सेल के वैल्यू पॉजिटिव आने पर अभिक्रिया जो है वो संभव है,
और अगर निगेटिव आता है तो अभिक्रिया कैसा है? असंभव है। ऐसी अभिक्रियाएं संभव नहीं है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने दे दी है। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी के थ्रू हम जितनी इंफॉर्मेशन लेते थे हमने अपने लेक्चर पे उतनी इंफॉर्मेशन को रख लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर जब भी मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेल किसे कहते हैं और ये सेल कितने प्रकार के होते हैं और अपने दैनिक जीवन में आने वाले सेल कैसे कैसे सेल हैं। तो आज विद्युत रासायनिक श्रेणी के आर्टिकल पर इतना ही। आप इसको तैयार करिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अर्थ तभी है जब आप इसको क्रम के साथ तैयार करेंगे, इसलिए इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। बाकी की पढ़ाई हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।